After discussion with healthcare provider, the parent of an infant with patent ductus arteriosus, बच्चे PDA patent ductus arteriosus, ask the nurse to explain once again what is PDA. PDA क्या है? How should the nurse respond? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है बच्चे? ये देखिए, ये आपका राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से जो निकलती है राइट साइड से उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट साइड से निकलती है उसको क्या कहते हैं? ऑर्टा। तो ध्यान रखें, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में बचपन में एक कनेक्शन होता है फीटल लाइफ में, ताकि ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके। इस कनेक्शन को अगर ये फीटल लाइफ में होता है, अगर बच्चा पैदा होने के बाद भी ये कनेक्शन क्लोज ना हो तो इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस। तो बताओ क्या बोलेंगे? पीडीए क्या है? ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन जो जन्म लेने के बाद भी पेटेंट रहता है, बंद नहीं होता है। आमतौर पर इसको बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आंसर क्या जाएगा? नर्स क्या बताएगी कि पीडीए क्या है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा, जो एक कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में। अब देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पीडीए से पूछेगा। पहले ये इमेज देख लीजिए, देखिए ये है ऑर्टा और ये है पल्मोनरी आर्टरी। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है जो आमतौर पे जन्म के बाद बंद हो जाता है, लेकिन जब ये पेटेंट रह जाए तो उसे कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पहली चीज़ कि बच्चे पीडीए क्लोज कब होता है? पीडीए क्लोज कब होता है? तो मेरी बात देखिए, पीडीए क्लोज होता है फर्स्ट 7 डेज में, फर्स्ट वीक में, या फिर पहले 7 दिनों में ये अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसका एनाटॉमिकल क्लोजर होता है फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ। दूसरा क्वेश्चन, इसमें इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीडीए। इसको क्लोज करने के लिए क्या दिया जाता है? इसको क्लोज करने के लिए दिया जाता है एंडोमिथाइसिन। और ये ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको क्लोज करने के लिए क्या देते हैं? एंडोमिथाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चे क्या करेगा? बच्चे जब भी बच्चे को हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी ना, ये पॉइंट याद रखना, जब भी बच्चे को कार्डियक डिफेक्ट होता है ना, उसका पुअर फीडिंग देखने को मिलेगा, दूध अच्छे से नहीं पिएगा और सकिंग अच्छे से नहीं करेगा। पुअर सकिंग एंड पुअर फीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिए, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस वाले बच्चे में टेट स्पेल होता है, टेट स्पेल या फिर उसको कहते हैं ब्लू स्पेल। उसमें क्या होता है, जब वो दूध वगैरह पीता है या रोता है उस समय पर उसकी बॉडी में पूरी साइनोसिस हो जाती है। ठीक है, पूरा उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। और याद रखना, जिस बच्चे में हार्ट डिफेक्ट होगा क्या उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिल पाएगी? नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इस बच्चे में आपको ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन मिलता है कार्डियक डिफेक्ट वालों में। और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर भी आपको देखने को मिलेगी, क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्योंकि बच्चे में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें बूट शेप हार्ट देखा जाता है, बूट शेप्ड हार्ट, बूट शेप्ड हार्ट देखा जाता है। और क्या क्वेश्चन आएंगे भाई? और अगर किसी बच्चे को टेट स्पेल आ रहा है या ब्लू स्पेल आ रहा है तो आप उसको क्या देते हैं? नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, या फिर उसका दूसरा नाम होता है स्क्वेटिंग पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से। ठीक है, पीडीए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीडीए में क्या सुनाई देता है आपको? मशीन लाइक मरमर, मशीनरी लाइक मरमर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाहर पीडीए का क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले 7 दिन में क्लोज होता है, एंडोमेथाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, बच्चे में पुअर सकिंग और पुअर फीडिंग देखी जाएगी जिसमें कार्डियक डिफेक्ट होता है, टेट स्पेल ब्लू स्पेल देखने को मिलेगा, मशीनरी लाइक मरमर, ग्रोथ रिटार्डेशन, क्लबिंग ऑफ फिंगर, बूट शेप हार्ट, नी चेस्ट पोजीशन या स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे जब टेट स्पेल होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद कार्डियक मालफॉर्मेशन, जिसमें कार्डियक डिफेक्ट है एसोसिएटेड विद लेफ्ट टू राइट शंटिंग। अब देखिए, अगर ये हार्ट है, ठीक है, इसमें राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे? ये क्या बोल रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड किस में मिक्स हो रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में।
व्हाट डज द नर्स कंसिडर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जिसमें लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जाता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मुझे बताइए। राइट से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर कहाँ जाती है, लंग्स में। कहाँ जाती है, लंग्स में। तो अगर ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा ब्लड यहाँ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और ज़्यादा ब्लड किसको मिलेगा, लंग्स को। तो आप देखोगे कि लंग्स का ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारा ब्लड यहाँ जा रहा है और इसके बाद वो लंग्स पे जा रहा है। तो अगर लेफ्ट से राइट शंटिंग हो रही है तो याद रखना इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो लंग्स का। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है बच्चे ऊपर, क्लबिंग ऑफ फिंगर। क्लबिंग ऑफ फिंगर हमेशा कब होगी बच्चे, जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए ये हार्ट है, इस तरफ राइट साइड है, इस तरफ लेफ्ट साइड है, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड में मिक्स होता है ना, या ऊपर से इस तरीके से, तो जब डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड के अंदर जाएगा तब उस व्यक्ति को ऑर्टा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बॉडी सेल्स को, जिसकी वजह से क्लबिंग ऑफ फिंगर देखी जाएगी। तो आज के बाद याद रखना, क्लबिंग ऑफ फिंगर देखी जाती है जब राइट से लेफ्ट में जाता है ब्लड, और ब्लड फ्लो लंग्स का इंक्रीज होगा जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा ब्लड। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, अ यंग चाइल्ड हैज़ कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा। एक यंग चाइल्ड है जिसका कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा हो रखा है। व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन टेकिंग चाइल्ड वाइटल साइन। चाइल्ड के वाइटल साइन लेते समय नर्स को क्या दिखेगा। देखिए बच्चे, जब ये ऑर्टा नीचे को आ रही है ना, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा आती है ना, तो ये ऐसी हो जाती है, मतलब आते आते ये बीच में नैरो हो जाती है और उसके बाद दोबारा से इस तरीके से खुल जाती है। इसको कहा जाता है कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा, यानी ऑर्टा का एक तरफ एक जगह पर क्या हो जाना, नैरो हो जाना। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज देखिए, यहाँ पर ये ऑर्टा चलते चलते यहाँ पर नैरो हो गई है, इसको कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा। और इस कंडीशन में दो चीज़ें देखी जाएंगी, आपके जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है ना, ऊपर के हाथ वगैरह जो है उनमें बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, नीचे के पाँवों में बीपी कम रहेगा। ये हर बार का क्वेश्चन है, नोट सेट का ध्यान रखिएगा। कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा में हाथ का बीपी ज़्यादा रहेगा, हाथ वगैरह का अपर एक्सट्रीमिटीज़ का बीपी ज़्यादा रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का बीपी कम रहेगा, क्योंकि उसके पास ब्लड कम पहुँच रहा है। दूसरी चीज़, ऊपर की बॉडी आपकी वार्म्ड रहेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो ऊपर की बॉडी पूरी वार्म होगी आपकी, जबकि नीचे की जो एक्सट्रीमिटी होगी, क्योंकि उसके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वो आपको कूल नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, अगर रेडियल पल्स देखें, ऊपर की एक्सट्रीमिटी की रेडियल पल्स देखें तो वो आपको बहुत तेज नज़र आएगी, बाउंडिंग नज़र आएगी। लेकिन वहीं आप नीचे की फीमोरल पल्स चेक करो तो आपको बहुत कमज़ोर थ्रेडी नज़र आएगी। तो ये सबसे बड़े 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा से। तो देखिए क्या क्या होगा, मत भूलना। एक व्यक्ति का जिसको कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा है, उसके ऊपर वाले भाग का, शरीर के ऊपर वाले भाग का बीपी ज़्यादा होगा, लोअर एक्सट्रीमिटी का बीपी कम होगा। ऊपर वाला भाग जो शरीर का होगा वो वार्म होगा, नीचे वाला जो भाग होगा वो कूल होगा। ऊपर वाले रेडियल पल्स में बाउंडिंग पल्स नज़र आएगी, ऊपर पल्स ज़्यादा नज़र आएगी, बाउंडिंग पल्स, नीचे बहुत कम पल्स नज़र आएगी, जिसे कहते हैं थ्रेडी पल्स। तो ये कोआक्टेशन से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये पूछ रहा है कोआक्टेशन में क्या चीज़ आपको नज़र आएगी, एन एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर। आप देखोगे कि जो रेडियल ब्लड प्रेशर है ऊपर का, वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा और लोअर एक्सट्रीमिटी में कम नज़र आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रेडियल पल्स हमेशा वीक नहीं होती है बच्चे, ज़्यादा होती है। ठीक है, बाउंडिंग फीमोरल पल्स नहीं होती है बाउंडिंग, रेडियल पल्स आपको बाउंडिंग फील होगी, और बीपी एलिवेटेड रहेगा ऊपर वाले एक्सट्रीमिटीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। 2 वीक ओल्ड इन्फेंट, 2 हफ्ते का ओल्ड इन्फेंट है, इज एडमिटेड टू टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसे VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। द पेरेंट्स रिपोर्ट दैट देयर बेबी हैज़ अ डिफिकल्टी फीडिंग, उसको फीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है। सिंस कमिंग होम आफ्टर द बर्थ, व्हाट शुड द नर्स कंसिडर बिफोर रिस्पॉन्डिंग। याद रखना बच्चे, कभी भी आप छोटे इन्फेंट के माता पिता हो तो एक बात उनको ज़रूर बताना कि अगर बच्चे में फीडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है तो समझ जाओ बच्चे को कोई हार्ट डिफेक्ट है,
ये कहा जाता है कि इन इफेक्टिव सकिंग एंड स्वेलिंग मे अर्ली इंडिकेशन ऑफ हार्ट डिफेक्ट। अगर बच्चा पुअर फीडिंग शो कर रहा है, अच्छे से सकिंग नहीं कर पा रहा है, स्वेलो नहीं कर पा रहा है, पुअर फीडिंग कर रहा है, तो समझ जाओ बच्चे में क्या है, हार्ट डिफेक्ट है। यही इसका आंसर जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हार्ट फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, कार्डियक आउटपुट कम होगा, साइनोसिस होगा, फटीक होगा, जिसकी वजह से बच्चा सकिंग नहीं कर पाएगा, बच्चा स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर बच्चा घर में आने के बाद सकिंग, स्वेलो या पुअर फीडिंग शो करे तो सीधा समझ जाओ कि कोई ना कोई हो सकता है बच्चे को हार्ट डिफेक्ट है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। अ 3-year-old चाइल्ड इज शेड्यूल फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। एक व्यक्ति का कार्डियक कैथेटराइजेशन है, और ये हमने न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ दिया है फंडामेंटल में कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए जब कैथेटर डालते हैं, चाहे वो फीमोरल से डालें चाहे वो रेडियल से डालें, हमेशा सबसे ज़्यादा खतरा किसका होता है, ब्लीडिंग का होता है। इसीलिए हमेशा डिस्टल पल्स को चेक करो। अगर डिस्टल पल्स ज़्यादा आ रही है तो समझ जाओ ब्लीडिंग हो रही है। ये क्वेश्चन तो कार्डियक कैथेटराइजेशन बनता ही बनता है। तो एक व्यक्ति का कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है 3 साल के बच्चे का। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद प्रायोरिटी किसको जाएगी, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए देखते हैं। और याद है ना, फंडामेंटल में हम पढ़ते थे इस पाँव को मोड़ना नहीं है, सीधे रखना है। ठीक है, और ब्लीडिंग का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और मान लीजिए आप फीमोरल के रूट से आप डाल रहे हो तो आपको डिस्टल पल्स, यहाँ पर जो पेडल पल्स है उसको चेक करना होता है। अगर आप हाथ से डाल रहे हो रेडियल पल्स से, तो आपको यहाँ पर लास्ट की जो डिस्टल पल्स है वो एसेस करनी होती है। तो मेन होता है मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ ब्लीडिंग, अगर किसी का कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए कैथेटर डल रहा है तो। ये देख लीजिए, अगर इस तरीके से कैथेटर आपको डल रहा है तो आपको नीचे पेडल पल्स में देखना है। ठीक है, कई बार हम रेडियल से भी इंसर्ट करते हैं। ये सब कार्डियक कैथेटराइजेशन की इमेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। अ पेरेंट ब्रिंग अ 2 month old विद डाउन सिंड्रोम। एक 2 महीने का बच्चा लाते हैं जिसको डाउन सिंड्रोम है। द पीडियाट्रिक क्लिनिक फॉर फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन। द नर्स परफॉर्म एन इनिशियल फिजिकल असेसमेंट। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स टू परफॉर्म फर्दर असेसमेंट। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग अगर नर्स देखेगी तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। अब हमें पहले से पता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो बताओ फ्लैट ऑसिपट होना डाउन सिंड्रोम में कोई नई बात है क्या? नहीं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे में फ्लैट ऑसिपट देखने को मिलता है। सेकंड, स्मॉल लो सेट ईयर। लो सेट ईयर डाउन सिंड्रोम में कोई नई बात है क्या? नहीं, लो सेट ईयर तो देखे ही जाते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे में। फ्लैट ऑसिपट भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे में देखा जाता है। बताओ प्रोट्रूडिंग फॉरवर्ड टंग, जीभ बाहर निकाल के रखता है, ये कोई नई बात है क्या डाउन सिंड्रोम में? बिल्कुल नहीं बच्चे। डाउन सिंड्रोम का बच्चा जिसकी शॉर्ट नेक होती है, मुंह खुला होता है और जीभ बाहर निकली होती है, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो ऐसी कौन सी चीज़ अलग है डाउन सिंड्रोम में जो उस बच्चे को हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? वो है सर्कमोरल साइनोसिस। क्योंकि सर्कमोरल साइनोसिस डाउन सिंड्रोम में नहीं देखी जाती, लेकिन अगर ये दिख रही है तो समझ जाओ बच्चे को कोई हार्ट डिफेक्ट है। हार्ट डिफेक्ट है, इसीलिए हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब देखिए होता क्या है सर्कमोरल साइनोसिस, इस तरीके से देखिए सर्कमोरल साइनोसिस होता है लिप्स का, इस तरीके से आपको क्या नजर आएगा? ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ लिप्स नजर आएगा, इसे कहते हैं सर्कमोरल साइनोसिस। और अगर ये बच्चे में देखने को मिल रहा है, चाहे नॉर्मल बच्चा है चाहे डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, आप समझ जाओ कि उसमें हार्ट डिफेक्ट है, जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। बाकी की 3 चीज़ फ्लैट ऑसिपट, लो सेट ईयर और फॉरवर्ड टंग, ये तो देखे ही जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, ये तो नॉर्मल है डाउन सिंड्रोम के बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। विच कार्डिक डिफेक्ट आर एसोसिएटेड विथ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। ओके, सो सॉरी बच्चे, मैंने आपको ऊपर पीडीए में बता दिया है, शायद पीडीए में नहीं होता है, सो सॉरी, पीडीए में नहीं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखा जाता है। आई डोंट नो कैसे, एक तो मैं अभी नाइट ड्यूटी के बाद आया हूँ, सो मे बी शायद उस वजह से टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखा जाता है बूट शेप हार्ट। बूट शेप हार्ट टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखा जाता है। और टेट स्मेल या फिर ब्लू स्पेल, ये भी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखा जाता है। और इसी के लिए स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन।
या फिर हम उसको क्या कह रहे थे, नी चेस्ट पोजीशन। ये सारी चीज़ें हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में देखते हैं। सो सॉरी, मैंने आपको ऊपर पीडीए के साथ बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीडीए में नहीं देखा जाता है, किस में देखा जाता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में चार कौन सी चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है पल्मोनरी स्टेनोसिस, देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। पल्मोनरी देखो, पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसका स्टेनोसिस हो रहा है। सेकंड, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर देखिए कितनी इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, कितनी इसकी वॉल की थिकनिंग बढ़ गई है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। थर्ड है ओवर राइजिंग ऑफ ऑर्टा, ओवर राइजिंग ऑफ ऑर्टा। एंड फोर्थ है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो चार चीज़ें, पल्मोनरी स्टेनोसिस, उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवर राइजिंग ऑफ ऑर्टा एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये चार चीज़ें मिला के टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को बनाती है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चार चीज़ें कौन कौन सी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइजिंग ऑफ ऑर्टा। तो आंसर थर्ड जाएगा इसका। और बाकी इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप हार्ट, टेट स्पेल, ब्लू स्पेल, नी चेस्ट पोजीशन वगैरह देंगे बच्चे को, ठीक है। और क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे में हार्ट डिफेक्ट है। जब भी हार्ट डिफेक्ट होता है तो ग्रोथ रिटार्डेशन तो होता ही होता है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन। और बच्चा क्या शो करेगा, पुअर फीडिंग, पुअर सकिंग, बच्चा अच्छे से दूध नहीं पिएगा, आप समझ जाओगे हार्ट की डिफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अ नर्स रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। एक बच्चे में टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है और उसमें एलिवेटेड दिख रहा है आरबीसी काउंट। व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पॉलीसाइथीमिया। क्यों पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, मेरी बात सुनो। किसी बच्चे में हार्ट डिफेक्ट है यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। अब मुझे बताइए, क्या उसके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल रही है, नहीं। जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बॉडी सोचती है किस तरीके से मैं ऑक्सीजन ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ टिश्यूज़ में, तो वो क्या करती है, आरबीसी के अमाउंट को बढ़ा देती है, आरबीसी के नंबर को बढ़ा देती है। और जब बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो वो कुछ हद तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं टिश्यूज़ में। तो ऐसी कोई भी डिफेक्ट जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें बॉडी आरबीसी को बढ़ा देती है। और आरबीसी का जब घनत्व बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पहाड़ी लोगों में भी यही होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में रहने की वजह से उनमें ऑक्सीजन कम होती है, तो बॉडी क्या करती है, आरबीसीज का अमाउंट बढ़ा देती है, आरबीसी का नंबर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनमें भी पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है। तो बताओ कि क्यों पॉलीसाइथीमिया या एलिवेटेड आरबीसी काउंट दिखा। क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन नीड्स मैट नहीं हो पा रही थी, टिश्यू को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से बॉडी क्या करती है, सोचती है कि चलिए आरबीसी को ही बढ़ा देती हूँ, क्या पता तब टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाए, जिस वजह से व्यक्ति को पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। तो टिश्यू ऑक्सीजन नीड प्रॉपर नहीं मिल पा रही है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की वजह से, जिसकी वजह से आरबीसी का काउंट बढ़ गया है। नेक्स्ट है 107, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। एक बच्चे को टीओएफ है। द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द डायग्नोसिस। अगर किसी को टीओएफ है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, मुझे बताओ, क्या उसके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं, क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी सेल्स को। और जब सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या देखने को मिलता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर किसका साइन है बच्चे, हाइपोक्सिया का। जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्लबिंग ऑफ फिंगर देखा जाता है। तो एक बच्चा जिसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है उसमें आरबीसी ज़्यादा मिलेंगी यानी पॉलीसाइथीमिया, और उसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर भी देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ें याद रखना, एक तो पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया, और दूसरा क्लबिंग ऑफ फिंगर बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अ चाइल्ड अंडरगो हार्ट सर्जरी। एक बच्चे की हार्ट सर्जरी होती है किस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को रिपेयर करने के लिए हार्ट सर्जरी होती है, तो आप किस चीज़ से मना करेंगे, किस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेटिवली किस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। ध्यान रखें, पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चे को बोलना है कि आपको स्टूल पास करते समय स्ट्रेनिंग नहीं करनी है, जोर नहीं लगाना है स्टूल पास करते समय। क्यों, क्योंकि जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चा जोर लगाता है स्टूल पास करते समय, तो वो सांस रोकता है और फिर जोर लगाता है, जिसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर आपका बढ़ जाता है। जब आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा
तो उसकी वजह से सारा प्रेशर किस पे पड़ेगा, हार्ट में जो अभी सूचर लगाए गए हैं उसमें पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्सेसिव स्ट्रेन डालेगा, दबाव डालेगा किस पे, हार्ट के सूचर पे जो अभी पड़े हुए हैं, जो अभी अभी आपने हार्ट पे सूचर लगाए हैं उस पर दबाव पड़ेगा। इसीलिए याद रखें, एक बच्चा जिसकी हार्ट सर्जरी हुई है उसे उसका क्या प्रिवेंट करेंगे, स्टेनिंग एट स्टूल, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे ताकि वो जोर ना लगाए और उसकी वजह से उसके हार्ट के सूचर्स जो है उस पर दबाव ना पड़े। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, एन इन्फेंट हु हैड कार्डिक सर्जरी, एक इन्फेंट की कार्डिक सर्जरी हुई है कंजेनाइटल डिफेक्ट के लिए, उसको अब डिस्चार्ज किया जा रहा है। व्हाट शुड द नर्स एम्फेसाइज टू द पेरेंट दे एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, क्यों पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि उनको प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक लेनी है। आंसर होगा एंश्योर दैट एंटीबायोटिक इज एडमिनिस्टर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड। आप एंश्योर करें कि जैसे जैसे एंटीबायोटिक उनको बताई गई है वो वैसी वैसी ले, क्योंकि अगर कार्डिक सर्जरी के बाद हमने उसको जैसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी गई थी अगर उसने वैसे वैसे उसे फॉलो नहीं किया तो बच्चे में आगे चलकर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन है बच्चे। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे आपको एंटीबायोटिक लेनी है, कार्डिक सर्जरी के बाद बच्चे को दिलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, एन इन्फेंट विद कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, एक बच्चा जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, बच्चे आपको पता होगा उसमें पुअर फीडिंग देखने को मिलती है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में, इज बीन गिवन गवास फीडिंग, हम उसको बाहर से फीडिंग दे रहे हैं, गवास फीडिंग दे रहे हैं। द पेरेंट आस्क द नर्स वाई दिस इज नेसेसरी, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड, जो पेरेंट्स होते हैं वो नर्स से पूछते हैं कि गवास फीडिंग क्यों दी जा रही है। तो जिस बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है ना वो बहुत जल्दी थक जाता है, उसमें बहुत पुअर फीडिंग देखने को मिलती है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो बच्चा काफ़ी लिथार्जिक होता है, काफ़ी फटीक होता है, तो उसकी एनर्जी को बचाने के लिए हम खुद से बाहर से उसको गवास फीडिंग दे देते हैं। आंसर जाएगा द एनर्जी दैट वुड हैव बीन एक्सपेंडेड ऑन सकिंग इज कंजर्व, जो एनर्जी बच्चा दूध पीने में सकिंग करने में लगाता उसको हमने बचा लिया, और अगर हमने उसकी एनर्जी बचाई है तो इनडायरेक्टली हमने हार्ट पर जो लोड है उसको कम किया है, क्योंकि अगर बच्चा सकिंग वगैरह करता उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन है नहीं क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। तो क्या करें, अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है बच्चे को तो उसको बाहर से गवास फीडिंग दे दे ताकि बच्चे की जो एनर्जी लगने वाली थी सकिंग के दौरान वो अब ना लगे और हार्ट पे वर्कलोड कम पड़े। ठीक है, तो द एनर्जी दैट वुड हैव बीन एक्सपेंडेड ऑन सकिंग इज कंजर्व्ड, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इवेलुएटिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ 1 year old इन्फेंट, 1 साल का बच्चा है उसका हिमेटोक्रिट लेवल आप देख रहे हो, अ नर्स कंपेयर दैट विद द एक्सपेक्टेड हिमेटोक्रिटिक रेंज, एक्सपेक्टेड हिमेटोक्रिट रेंज कितना होता है 1 साल के बच्चे में, 1 साल के बच्चे में हिमेटोक्रिट की वैल्यू कितनी होती है ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, और उसका आंसर जाएगा 29% टू 41%। ध्यान रखिएगा, एक साल के बच्चे में जो हिमेटोक्रिट का लेवल होता है वो 29 से 41% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव अ पेरेंट अबाउट पर्पस ऑफ टीटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन, अगर एक बच्चे को टीटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्योंकि बच्चे जैसे ही हम उसको इम्यूनाइजेशन लगाएंगे बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और फिर भविष्य में उसको टीटनेस होने से बचाएगी। तो आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन तो हर बार ही आता है कि इम्यूनाइजेशन कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन सी करेगा, इम्यूनाइजेशन हमेशा आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ए। तो जब भी इम्यूनाइजेशन टर्म आए ए याद रखना, आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है इम्यूनाइजेशन। और यहाँ पर हम टीटनेस टॉक्सॉइड का इम्यूनाइजेशन लगा रहे थे तो हम उसे बताएंगे कि आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिलेगी, एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, टीटनेस का इंजेक्शन कौन सी इम्यूनिटी देता है, एक्टिव इम्यूनिटी, जबकि टीटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन अगर वो बोलता है, इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आप डायरेक्ट दे रहे हो तो वो कैसी इम्यूनिटी होती, वो पैसिव इम्यूनिटी होती, पैसिव इम्यूनिटी, कैसी, आर्टिफिशियल पैसिव। अगर डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन देते तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती, अगर इंजेक्शन दे रहे हो, इम्यूनाइजेशन दे रहे हो तो वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ पेरेंट ऑफ अ 4 year old चाइल्ड हु इज रिसीविंग प्रेडनिसोन,
तो प्रेडनिसोन चल रहा है एक 4 साल के बच्चे में। और बच्चे प्रेडनिसोन क्या होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं। और स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट पता है ना आपको, स्टीरॉइड्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, हाइपरग्लाइसीमिया, एक मूड स्विंग्स कराता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस कराता है, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट था बच्चे, बोन मैरो को सप्रेस करता है, यानी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। इम्यूनिटी को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो आप बताओ बच्चे, अगर स्टीरॉइड से इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो क्या ऐसे बच्चे को आप लाइव वैक्सीन दोगे? नहीं, क्योंकि लाइव वैक्सीन कभी भी उस बच्चे को मत दो जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस है। और यहाँ पर ये पहले ही कह चुका है कि इसको प्रेडनिसोन चल रहा है, यानी स्टीरॉइड चल रहे हैं। तो इनमें से देखो कौन सी लाइव वैक्सीन है जो नहीं देंगे, ये इसमें यही पूछ रहा है, व्हाट विच आर सेफ फॉर द क्लाइंट टू रिसीव। चाइल्ड में कौन कौन सी सेफ है, तो पहले देख लेते हैं कौन सी अनसेफ है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है तो लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। अब देखो रूबियोला यानी बच्चे मीजल्स, और मीजल्स एक लाइव वैक्सीन होती है इसलिए ये नहीं देंगे। और दूसरा देखो बच्चे वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स भी लाइव वैक्सीन होती है इसलिए ये भी नहीं देंगे। तो रूबियोला और वेरिसेला तो नहीं देंगे। तो सेफ कौन सी हो गई, हमसे सेफ पूछी हुई थी, तो सेफ हो गई पर्टूसिस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस एंड टीटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, पर्टूसिस कई बार ही आता है, कैसी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है पर्टूसिस कैसी है, किल्ड वैक्सीन। इसीलिए डीपीटी भी कैसी होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, क्योंकि डीटी तो टॉक्साइड होता है पर पर्टूसिस किल्ड होती है। ठीक है, इसलिए याद रखना इसमें क्या क्या नहीं देंगे, मीजल्स नहीं देंगे, लाइव वैक्सीन होता है उस बच्चे को जिसको स्टेरॉइड चल रही है। एंड सेकेंडली और क्या नहीं देंगे, चिकन पॉक्स भी नहीं देंगे। मुझे बताओ क्या ओपीवी देंगे? नहीं बच्चे, क्योंकि वो भी क्या होता है, लाइव वैक्सीन होता है। तो बॉय लव्स क्राइम, बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, ये सब लाइव वैक्सीन होते हैं, ये नहीं देंगे उस बच्चे को जिसमें इम्यूनिटी कम है। और हम जानते हैं स्टेरॉइड्स की वजह से इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई होगी। बाकी मूड स्विंग, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115। अ स्कूल हैज नर्सेस टीचिंग of school age children about the importance of immunization for the childhood communicable disease. What preventable disease, sorry, चलिए, what preventable disease may cause the complication of encephalitis. इनमें से कौन सी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसके अगर अगेंस्ट अगर आप इम्यूनाइजेशन ले लोगे तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, या कौन सी इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एनसेफेलाइटिस करा सकती है, एनसेफेलाइटिस। तो ध्यान होगा बच्चे आपको, वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का बाद में कॉम्प्लिकेशन होता है कि वह अगर किसी व्यक्ति को, बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो उससे उसको बाद में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एनसेफेलाइटिस। तो ध्यान रखिएगा चिकन पॉक्स से हो सकता है एनसेफेलाइटिस। ठीक है, तो इसीलिए कौन सी प्रिवेंटल डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन करा सकती है एनसेफेलाइटिस, का आंसर जाएगा वेरिसेला। ठीक है, नेक्स्ट। और बच्चे यहाँ पर ये देखिए, स्कारलेट फीवर में क्या देखा जाता है, स्ट्रॉबेरी टंग। ये क्वेश्चन भी आता है, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। ठीक है, हुपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, पर्टूसिस। पर्टूसिस को ही हुपिंग कफ कहते हैं ना, या फिर 100 डे कफ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। अ पेरेंट आस्क अ नर्स हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन मीजल्स रूबियोला एंड जर्मन मीजल्स रूबेला। जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम क्या होता है, रूबेला, और मीजल्स का दूसरा नाम रूबियोला। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है बच्चे कि मीजल्स में तो आप देखते ही बता दोगे, मीजल्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट। और ये न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉप्लिक स्पॉट आपको किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। और मीजल्स में आता है हाई फीवर, काफ़ी ज़्यादा फीवर आता है और कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। जबकि जर्मन मीजल्स यानी रूबेला में फीवर नहीं आता है बच्चे, और ना ही इसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है।
ठीक है। तो जब भी आप कॉप्लिक स्पॉट का नाम सुने आपके दिमाग में एक और एक नाम आना चाहिए, मीजल्स। तो ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम में कॉप्लिक स्पॉट का काफ़ी बार उसने नॉर्थ साइड में दिया हुआ है कि अगर इस तरीके के स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं तो बताइए ये कौन सी डिजीज़ है बच्चे को। तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि मीजल्स है, क्योंकि कॉप्लिक स्पॉट किस में देखे जाते हैं, मीजल्स में। ठीक है, इस तरीके से वाइटिस स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। अ नर्स इज टीचिंग अ पेरेंट अबाउट मोस्ट चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट वेरिसेला। ज़्यादातर चिल्ड्रंस को वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स के अगेंस्ट आपको इम्यूनाइजेशन दे देना चाहिए। वाई सम स्पेसिफिक मेडिकेशन शुड नॉट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन अगर चल रही हो तो चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं देते हैं। वट मेडिकेशन शुड द इंक्लूडेड इन द डिस्कशन, कौन सी मेडिकेशन में आप नहीं दोगे चिकन पॉक्स का वैक्सीन। अब बताइए बच्चे, क्या चिकन पॉक्स लाइव वैक्सीन है? जी हाँ, चिकन पॉक्स जो वैक्सीन होता है वो लाइव वैक्सीन होता है। तो ऐसे बच्चे में नहीं देंगे जिसकी इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर हो, जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो, जिसकी इम्यूनिटी कम हो। तो बताओ इनमें से किस दवाई की वजह से इम्यूनिटी कम होती है? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी को कम करते हैं। और आज से बच्चे जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें नहीं देंगे स्टेरॉइड्स, यानी उनमें नहीं देंगे लाइव वैक्सीन। क्या नहीं देंगे? लाइव वैक्सीन। और कौन सी लाइव वैक्सीन? चिकन पॉक्स भी एक लाइव वैक्सीन है, वो भी नहीं देंगे। तो बॉय लव्स द क्राइम, बी से BCG, OPV, येलो वायरस, तो ये सारे जो वैक्सीन है बॉय लव्स द क्राइम, ये नहीं देंगे उस बच्चे में जिसमें स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, क्योंकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो आंसर सेकंड जाएगा। नेक्स्ट आता है अ नर्स इज टीचिंग, क्वेश्चन नंबर 119। अ नर्स इज टीचिंग अबाउट इम्यूनाइजेशन टू अ मेंबर ऑफ ग्रामर स्कूल पेरेंट टीचिंग एसोसिएशन। विच चाइल्डहुड डिजीज इज द नर्स डिस्कसिंग व्हेन एक्सप्लेनिंग इट इज़ दैट इट इज़ अ वायरल डिजीज़। एक वायरल डिजीज़ है और उसमें सबसे पहले मेलेज होता है, फिर रैसेस आते हैं, और रैसेस भी पहले किस में आते हैं? एब्डोमेन में आते हैं, और फिर स्प्रेड करते हैं फेस और एक्सट्रीमिटीज़ में, एंड कैन रिजल्ट इन ग्रेव कॉम्प्लिकेशन। तो ये कौन सी डिजीज़ है बच्चे? याद रखना, इस तरीके से अगर बच्चा है आपके पास और बच्चे के रैसेस सबसे ज़्यादा चेस्ट में हो रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी कई बारी बता चुका हूँ, सी से चेस्ट, सी से चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स के रैसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चेस्ट से। तो चेस्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं और उसके बाद धीरे 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 हाथ पाँव में होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? चेस्ट में। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सबसे ज़्यादा रैसेस चेस्ट में होंगे और उसके बाद वो फैलेंगे हाथ पाँव में। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है चिकन पॉक्स में। और दूसरा, चिकन पॉक्स में हम क्या ध्यान रखते थे? इसमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, यानी सारे स्टेजेस ऑफ रैसेस एक साथ नजर आएंगे। तो प्लियोमॉर्फिज्म और सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं चिकन पॉक्स से। अब इन्होंने कहा कि एब्डोमेन में पहले आपको रैसेस देख रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे फेस और एक्सट्रीमिटीज़ में जा रहे हैं, तो सीधा आंसर क्या चले जाएगा? चिकन पॉक्स, क्योंकि इसके जो रैसेस होते हैं हमेशा सेंटर से स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? चिकन पॉक्स। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लियोमॉर्फिज्म, सी से चेस्ट, सी से चिकन पॉक्स। इमेज देखिए, तो ये देखिए, ये चिकन पॉक्स का बच्चा है, इसके सेंटर में सबसे ज़्यादा रैसेस रहेंगे और फिर एक्सट्रीमिटीज़ में फैलेंगे, वहाँ पर कम रहेंगे। इसी तरीके से दूसरा बच्चा मीजल्स का है, यहाँ पर मीजल्स के बच्चे में आप देखोगे फोरहेड वगैरह में आपको ज़्यादा रैसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ये देखिए, चिकन पॉक्स में सेंटर में सबसे ज़्यादा रैसेस और उसके बाद वो हाथ पाँव में फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। अ 12 month ओल्ड इन्फेंट हैज़ बिकम इम्यूनोसप्रेस्ड। एक बच्चा है जो इम्यूनोसप्रेस्ड है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब ध्यान रखिए, जिसकी भी इम्यूनिटी कम है उसको लाइव वैक्सीन नहीं देते, इतना तो हमें पता है। कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी, उसको कीमोथेरेपी चल रही है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है? सप्रेस हो चुकी है। याद रखना बच्चे, जिनको कीमोथेरेपी चलती है उन बच्चों में इम्यूनिटी या उन लोगों में इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है। व्हेन प्रिपेयरिंग द पेरेंट्स फॉर द इन्फेंट डिस्चार्ज, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स गिव कंसर्निंग द मीजल्स, मम्स, रुबेला इम्यूनाइजेशन? MMR इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट क्या एडवाइस देगी? ठीक है, अब मुझे बताओ, MMR मीजल्स, मम्स और रुबेला कैसी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन।
अब अगर कीमोथेरेपी की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रखी है तो क्या उसको लाइव वैक्सीन देंगे? उत्तर जाएगा नहीं। अगर उसको लाइव वैक्सीन नहीं देंगे तो कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं जो लाइव नहीं है? किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं लेकिन लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फेंट हु आर रिसीविंग कीमोथेरेपी शुड नॉट बी गिवन दीज वैक्सीन। जिसको कीमोथेरेपी चल रही है उनको ये वैक्सीन मत दो। याद रखना, कीमोथेरेपी वाले बच्चे में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनमें लाइव वैक्सीन मत दो। HIV के बच्चे में लाइव वैक्सीन मत दो। अगर किसी को स्टेरॉइड चल रहा है, उसकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसमें लाइव वैक्सीन मत दो। स्टेरॉइड में मत दो, HIV मत दो, कीमोथेरेपी में मत दो, किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसमें मत दो, लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। तो आंसर सेकंड जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। A parent and a 4-year-old child who is recently immigrated from Colombia arrived at the pediatric clinic. The child has temperature 102, irritable, running nose, inspection reveal rash. उसको रैश है, several small red color के irregular shape के spot है, blue white center in the mouth। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही आपने पढ़ा कि उसके माउथ में ब्लू जिसमें कि वाइट सेंटर है, ऐसे स्पॉट है, देखिए ऐसे ब्लू और बीच में वाइट, ऐसे उसके मुंह में वो बने हुए हैं, रैशेस बने हुए हैं, उसके मुंह में ऐसे सेंटर बने हुए। तो बच्चे मैंने क्या बताया था, ब्लू और उसके अंदर वाइट स्पॉट्स होना क्या होता है? कॉप्लिक स्पॉट। और कॉप्लिक स्पॉट जैसे ही उसके मुंह में आपको कॉप्लिक स्पॉट दिखा, आप समझ जाओगे इस बच्चे को क्या है, मीजल्स है। और मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला। तो इस बच्चे को रूबियोला है या फिर मीजल्स है। तो बताओ, अगर जैसे उसने ब्लू वाइट सेंटर देखा, व्हाट इलनेस डज द नर्स सस्पेक्ट द चाइल्ड हैज? मीजल्स। ठीक है। और स्कारलेट फीवर में क्या देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है। और ये फिफ्थ डिजीज किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है। फिफ्थ डिजीज किसे बोलते हैं? एरिदीमा इन्फेक्टियोजम। एरिदमा इन्फेक्टियोजम को फिफ्थ डिजीज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना। फिफ्थ डिजीज एरिदमा इन्फेक्टियोजम, स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग, चिकन पॉक्स में सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लियोमॉर्फिज्म, और मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देख लीजिए अब सीधा। A nurse is in a child life center and evaluating a 15-year-old toddler। एक 15 महीने के टॉडलर को नर्स देख रही है। एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल टास्क, वो कौन कौन से फिजिकल टास्क कर पा रहा है। वट बिहेवियर इंडिकेट टू द नर्स दैट द चाइल्ड डेवलपमेंट इज एज अप्रोप्रिएट। यानी कि ये पूछना चाह रहा है 15 महीने के ओल्ड टॉडलर में आपको क्या क्या नज़र आएगा। 15 मंथ ओल्ड टॉडलर में आपको नज़र आएगा कि वो कप से पी पा रहा है, ड्रिंक फ्रॉम कप। वो वॉक कर पाता है, वाइड बेस्ड गेट के थ्रू वो वॉक कर पाता है, और वो थ्रो करता है टॉयज़ अराउंड द रूम। तो 2, 4 और 5 कप से पानी पी पाएगा, वॉक करेगा वाइड बेस्ड गेट के साथ, और थ्रो करेगा टॉयज़ को अराउंड द रूम। ये याद रखिएगा, 15 महीना ओल्ड इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। विच टाइप ऑफ प्ले डज अ नर्स एक्सपेक्ट व्हेन ऑब्जर्विंग अ टॉडलर इन प्ले रूम। टॉडलर किस तरीके का प्ले दिखाता है? सीधा और एकमात्र आंसर जाता है पैरेलल प्ले। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। टॉडलर में कौन सा प्ले देखने को मिलता है? पैरेलल प्ले, जिसमें बच्चे को पता होता है कि उसके आसपास बच्चे खेल रहे हैं, फिर भी वो अकेले अपने टॉय के साथ खेलेगा, दूसरों के साथ नहीं खेलेगा, जिसे कहते हैं पैरेलल प्ले। और ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये टॉडलर में देखा जाता है। तो आइए देखते हैं सॉलिटरी प्ले किस में देखा जाता है। सॉलिटरी प्ले देखा जाता है इन्फेंट में, 1 साल से छोटा बच्चा होता है उसमें सॉलिटरी प्ले देखा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, पैरेलल प्ले भी काफ़ी बार पूछा गया है। कोऑपरेटिव प्ले किस में देखा जाता है? कोऑपरेटिव प्ले देखा जाता है प्री स्कूल के बच्चों में। प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्या देखा जाता है? कोऑपरेटिव प्ले। और कॉम्पिटिटिव प्ले कब देखा जाता है? स्कूल एज वाले बच्चों में। तो स्कूल एज चिल्ड्रन में कॉम्पिटिटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले प्री स्कूल, सॉलिटरी प्ले अकेला खेलना इन्फेंट में, और पैरेलल प्ले में क्या होता है? वो अकेले खेलता है लेकिन उसके आसपास और दूसरे बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो टॉडलर में पैरेलल प्ले देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इन्फेंट में सॉलिटरी प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166।
नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड विद प्लम्बिज्म, एक चाइल्ड को प्लम्बिज्म है जिसे लेड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। विच ऑर्गन सिस्टम इज मोस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट, सबसे कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लेड पॉइजनिंग या फिर प्लम्बिज्म? याद रखना बच्चे, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेड पॉइजनिंग की वजह से नर्व की डेथ हो जाती है, नर्व का डैमेज हो जाता है, और जो डैमेज्ड नर्व है ना वो कभी भी दोबारा वापस ठीक नहीं होती है। तो ठीक है, एक बार मेंटल रिटार्डेशन हो गया उसकी वजह से, एक बार मेंटल रिटार्डेशन हो गया तो दोबारा ठीक नहीं होगा, दोबारा रिवर्सिबल नहीं होगा। तो याद रखना, लेड पॉइजनिंग से नर्व डैमेज होती है, नर्व डैमेज होती है, लेड पॉइजनिंग से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पर असर डालता है प्लम्बिज्म। लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म कहते हैं, ये क्वेश्चन भी याद रखना। और प्लम्बिज्म में एक चीज़ देखी जाती है, आपके मसूड़ों में बर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी बच्चे, बर्टन्स लाइन, ब्लू कलर की लाइन आपके मसूड़ों में देखने को मिलेगी। वो ये दर्शाती है कि उस व्यक्ति को लेड पॉइजनिंग है। इमेज देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लेड पॉइजनिंग में कौन सी लाइन देखने को मिलती है? बर्टन्स लाइन। देखिए इस तरीके की आपको ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी जिसको बर्टन लाइन कहते हैं, और बर्टन लाइन देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसको क्या है, लेड पॉइजनिंग है या फिर प्लम्बिज्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर्टन्स लाइन किस में देखने को मिलती है? ये देखिए बर्टन लाइन, लेड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, अ नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ लेड पॉइजनिंग, एक चाइल्ड में लेड पॉइजनिंग का डायग्नोसिस बनाया गया है। व्हाट इज द मोस्ट हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट द नर्स एंटिसिपेट? तो मैंने आपको बताया ना, लेड पॉइजनिंग किस पर असर डालता है? नर्वस सिस्टम पे, बच्चे के नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से उसको मेंटल रिटार्डेशन वगैरह भी हो सकता है। तो अगर वो नर्वस सिस्टम यानी नर्व को डैमेज करता है, उस वजह से बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाता है। तो डिलेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एक बच्चे में जिसमें लेड पॉइजनिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो नर्व की डेथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, जिसकी वजह से डिलेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और नर्वस सिस्टम को ये असर करता है, और इसमें बर्टन्स लाइन देखने को मिलती है। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट